नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा +2 का जो पाठ है अतीत में दबे पांव, वितान पुस्तक से। तो इसमें बताया गया है कि हमारी सभ्यता जो कितनी पुरानी है और क्या क्या चीज़ें आज भी निशानियों के तौर पर दबी पड़ी हैं, जिनका पूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाया है। तो आइए पढ़ते हैं अतीत में दबे पांव। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेसन थोड़ा सा बड़ा है। मैं कोशिश करूँगा इसके अलग अलग पार्ट बनाने की और इकट्ठा भी इसको बनाने का। तो आप इसको इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं और इसके पार्ट भी देख सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके पार्ट भी बनाऊँगा। तो आइए देखते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे देखना, पूरा देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। आप अच्छे से इसके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐतिहासिक बातें इस पाठ में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो प्राचीन सभ्यताएं हैं भाई। प्राचीन भारत की ही नहीं, दुनिया की दो सबसे पुरानी नियोजित शहर माने जाते हैं भाई। नियोजित होता है भाई किसी चीज़ को, है ना, निर्मित करना, बनाना। जिस तरह से आजकल हम, है ना, सेक्टर प्रणाली जो है ना, सेक्टरों में रहते हैं, तो ये एक व्यवस्था के तहत बनाए जाते हैं। तो ये दो शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों ही बसाए गए शहर थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है, वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई है। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे यानी घड़े, मुहारें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य जो उदाहरण हैं रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट में चढ़ गए। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। तो भाई इसकी जो लंबाई है कितनी है, 200 हेक्टेयर में। आबादी कोई 85,000 थी, 85,000। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता है, यानी लांघता होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति है और पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह से ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो। शहर जहाँ था अब भी वहीं है। आप इसकी किसी भी दीवार
पर पीठ टिका करके सुस्ता सकते हैं, यानी इतनी चौड़ी दीवारें हैं, आराम से आप लेट सकते हैं। वह एक खंडर क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पांव रख करके आप सहसा सहम सकते हैं, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर के उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान लगा करके उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच यह है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक सकते हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, तो बौद्ध स्तूप का है सबसे बड़े ऊंचे चबूतरे पर, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना हुआ है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप के आकार दिया गया है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में जब रखल दास बनर्जी यहाँ आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ, पता चला कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया यानी इराक की प्राचीन सभ्यताओं के सामने ला करके खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। पहली ही झलक ने हमें अपलक कर दिया। इसे नागर सभ्यता का सबसे पुराना लैंडस्केप भी कहा जाता है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है, न धरती पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई हैं। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर के पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीर या वृत्तचित्र देखे हों, अपनी आँख से देखना है, बाकी सब आँख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम चाल होती है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। सारे आलम जहान को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बाबूल और ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है, अलग है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है, चकाचौंध कर देती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ता है जैसे परिदृश्यों के रंग उड़े हुए हों। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर परिदृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती हैं। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीरें देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत ना पड़े। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। गढ़ होता है किला भाई। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र
अव्यवस्थित होते थे, चाहे वह राजसत्ता हो या धर्मसत्ता। अवस्थित होते थे भाई, चाहे वह राजसत्ता हो या धर्मसत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? ये देखिए मोहनजोदड़ो का ये स्तूप है। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरों के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। कोठार होते बड़े कमरे। वह अनुष्ठानिक महाकुंभ भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें उतनी उजड़ी हुई हैं जितनी कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं। इमारतें भले खंडरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडर काफ़ी हैं। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती हैं, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना है, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी? स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूर्व की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाए तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। कहा जा सकता है इतर वर्ग की संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सकें। उनकी बस्तियाँ और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है। अब वह भी बंद हो चुकी है। हम पहले स्तूप के टिल्ले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाएं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है यानी प्रयास है, एक अनुमान है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा, गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर तथा दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पांत में 8 स्नान घर हैं, जिसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का
यह एक नमूना है। ये देखिए कुंड भाई, इसमें किस तरह से जो साधुओं के मकान हैं, एक तरफ दरवाजे किसी के किसी तरफ नहीं खुलते हैं, सबके दूसरी तरफ खुलते हैं। ये इसमें है ना, प्रश्न भी आएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न आएगा कुंड पे। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिसनेस के और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल किया है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं, इसमें इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का ही प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये पक्की ईंटों से बनी हैं और ईंटों से ही ढकी हुई भी हैं। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई थी। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर कहते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की, चारों तरफ घूमे। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देख करके ऐसा प्रयास किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार की नहीं उन्नत खेती भी होती थी। वर्षों यह माना जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्न उपजाते थे, उनका आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया है, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहार और पशुपालक सभ्यता थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेतीबाड़ी के प्रयोग के लिए किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, चने की उपज के पुख्ता सबूत मिले हैं। भाई रबी की फसल ये होती है गेहूँ वाली, और खरीफ की फसल होती है भाई जिसमें बाजरा बोया जाता है। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। रागी भाई सरसों जैसा एक अनाज होता है। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सब के बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं है, पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन से मिला है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था। छालटी यानी कि लिल्लण एक बहुत कपड़ा आता था भाई, बहुत चलता था पहले। और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे, शायद सूत उनको निर्यात होता हो। जैसा कि बाद में सिंध से, मध्य एशिया और यूरोप से सदियों हुआ। प्रसंगवश से मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलवा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है।
महाकुंड के उत्तर में, उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है। तीन तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे भी हैं। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ पीटर्स भी माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, यानी टूटी फूटी एक इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय या सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चार दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। तो नीचा नगर भाई, जो अलग बस्तियां हैं उनको नीचा नगर कहा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है। कहीं कहीं वे फिर ज़मीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़ करके बाहर निकल आए हैं। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्ती गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो का इसका उलट था, यानी बड़े बड़े घर चौड़ी सड़कें, बड़े घर चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया है। जैसे डीके हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, उसके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है, पहले गली। अब यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 37 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इसमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में है। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती होगी। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। बस्तियों के भीतर भी इसका यही स्वरूप है। हर घर में एक स्नान घर है। घरों में के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर ओहदे तक जाती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुलती हैं और ज़्यादातर बंद हैं। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती हैं वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पक्की हुई एक आकार की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोद करके भूजल का तक पहुँची। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। नदी, कुएं और कुंड, स्नानागार की
और बेजोड़ पानी की निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? देखिए भाई, यहाँ से रेत है ना वो हट गया है और कुएं पक्के बनाए जाते थे। देखिए इस तरह से बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। उसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार पर अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद हैं जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह सह तीरों की जगह है। सभी घर जगह ईंट के हैं, एक ही आकार के हैं कि ईंटें 1.24 के अनुपात की। सभी भट्टी में पकी हुई हड़प्पा से हट करके जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर की प्रयोग मामूली हुआ है। कहीं कहीं नालियां भी अगड़ और पत्थरों से ढकी हुई दिखाई देती हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमने इसका पहला अध्याय किया। अगले अध्याय में हम मोहनजोदड़ो के बारे में और ज़्यादा सीखेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अतीत में दबे पांव का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं हम। आइए, पहले अध्याय में हमने उसकी बहुत सारी खासियतों को देखा था। कुंड को देखा, महाकुंड की विशेषताएं देखी, स्नानागार देखे और घरों की जो रचना थी वो देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं इन घरों के बारे में ही। इन सब घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना हुआ है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हों, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर होती हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहाँ कुछ उद्यम होता होगा। उद्यम यानी कारोबार होते होंगे भाई, कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर खंडहर हैं और दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। घर छोटे छोटे भी हैं और बड़े बड़े भी हैं, लेकिन सब घर एक ही कतार में हैं। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुणा 30 फुट का होगा। कुछ इसमें दोगुने और तिगुने आकार के भी हैं। उनकी वास्तुशैली कमोबेश यानी कम या ज़्यादा एक सी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों ने लागू किया हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। डीके बी से हल्का आगे पूर्व में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ से के एक घर में मिली थी। डीकेजी का मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फरलांग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हैरल्ड हार्ग्रीज के नाम पर है। उन्होंने 1924-25 में रखलदास बनर्जी के बाद खुदाई का कार्य शुरू करवाया था, खुदाई शुरू करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं, जिन्हें लेकर के कई तरह की कहानियां बनती रही हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे से घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर विलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना का केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर हैं, ध्वंस्त मंजिल की तरफ जाती हैं। ध्वंस्त होता डही हुई। पश्चिम में घड़ी के
ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस ईसा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहाँ ज़मीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ है। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में हैं। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों के या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है कि जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियां तोलने के बाट आदि सब। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देख करके अचरज होता है। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया कि बड़े घरों में निचली भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नेतृत्व शास्त्री ग्रेगरी पॉसेल का मानना है। बड़े घरों के आंगन की सीढ़ियाँ चौड़ी होती हैं। कुछ घरों के ऊपर की मंजिल के निशान हैं, पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ रही हों जो कालांतर में नष्ट हो गई हों। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियाँ, झरोखे और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है। पूरे घर में होता हो। कुछ घरों के बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्तियाँ छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं और उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से भी होता होगा। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। गर्म इलाकों में के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं होती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए हैं। शेर, हाथी और गेंडा इस मरुभूमि में भी नहीं हो सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? हाँ, यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्व शास्त्री सीरिन रत्नाकर का मानना है कि सिंधु वासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर के होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उनके साथ सिंधु घाटी समृद्ध सभ्यता भी यानी नष्ट हो गई? मोहनजोदड़ो में उस रोज़ हवा बहुत तेज़ बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह करके हवा से लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सुने घरों में हवा की लय ज़्यादा गूंजती है, इतनी कि कानों का अंधियारा भी सुनाई देता है। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर के से वापस नहीं आना पड़ता। आखिर यह सब खंडर है, सब कुछ खुला है। अब कोई घर जुदा नहीं है, एक दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना ही क्यों ना हो। हमने कमोबेश हर घर कोई पाँव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर की में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो। किसी अजनबी में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध हो, जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए हों। सब जानते हैं
यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा, लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी है कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उनकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है कि कल कोई यहाँ बसता था। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर आपका नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा नहीं हो सकता, महज इसलिए कि पश्चिमी राजस्थान और सिंधु गुजरात की दृश्यावली एक सी है। कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ देती हैं। जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर हैं पर लोग नहीं हैं। कोई 150 वर्ष साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़ करके चला गया था। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए हैं। घर खंडर हो गए थे पर ढहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडरों ने उसे थाम लिया है, जैसे सुबह लोग घरों से निकले और शायद शाम को ढले लौट आने वाले हों। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कुचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया है। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी की मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी से में बसती जा रही बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित हुआ है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया है। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था, हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी से जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफ़ा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े, यानी गाड़ी नहीं भाई, जो राजस्थानी गाड़ी होती है ना, उसमें है ना जहाज के पहिए लगते हैं भाई, का आविष्कार हो गया है। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का अब वहाँ इस्तेमाल नहीं होता होगा। हमारे मेज़बान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। मोहनजोदड़ो से निकलकर हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडरों से निकल आने का एहसास नहीं देता था। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी खंडर से निकल आने जैसे कस्बाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं, पहुँची हुई हैं, सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने के लिए काफ़ी हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे के और कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांडे, मिट्टी के भांडे यानी घड़े, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तोल के पत्थर और तांबे का आईना और मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी
मिट्टी कंगी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार अजायब घर में तैनात। अली नवाज बताता है कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। खास बात यह है कि यहाँ कोई भी महसूस करेगा अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं, हथियार कोई नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक की समूची सभ्यता में हथियार उसी तरह कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते थे। देखो हरियाणा में भी हड़प्पा सभ्यता से जो है ना संदर्भ रखने वाले गांव हैं। नौरंगाबाद में भी हड़प्पा के वो हमें वो मिले हैं और मीताथलब से भी हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो कहता है कि हरियाणा में भी ऐसा नहीं है। इस बात को लेकर के विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ न रही हो मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तु शिल्प, मुहर, ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्था आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग लाखड़ा करती है वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदार्द होना, गायब होना। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले और न ही मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियां। यहाँ मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी हैं। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है शायद उसमें छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नाव जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही हैं। आज की मोहरें भी आज के मुहावरे में कह सकते हैं कि लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता के में भी महत्ता का अनुभव कराने वाली संस्कृति। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में उद्घाटित हो सकें। इनकी अबूझ लिपि अभी भी हमारे सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए है। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृत भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक से ज़्यादा कलासित जाहिर मानता है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर के समाज पोषित था। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई गई है। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयां मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली जिनमें एक 2 इंच लंबी। समझा गया है कि यह बारीक कसीदेकारी होती है भाई, कढ़ाई बुनाई काम आती होगी। याद करें नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी यानी जो कढ़ाई वाला दुशाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इनमें शायद दरियां बुनी जाती थी।
हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य नहीं मिला है, वह शायद हासिल भी न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी में रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई थी। मौजूदा खंडरों को बचा करके रखना अब हमारे अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो विद्यार्थियों, हमने ये कंप्लीट लेसन पढ़ लिया है। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। ये दूसरा पार्ट इसका मैंने आपको करवा दिया है। तो अब इसके अभ्यास के प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ।